हेलो व्यूअर्स, ट्रीज एंड ट्रैवल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मुकुल जोशी। आज का हमारा डेस्टिनेशन है कोणार्क सन टेम्पल। भुवनेश्वर से यहां पहुंचने में हमें लगभग 2 घंटे लग गए। रास्ते में हम पीपली गांव में थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, जो कि एक एप्लीक वर्क के लिए बहुत मशहूर है और जो कि यह एप्लीक वर्क के कैनोपीज़, अम्ब्रेला, हैंडबैग्स, वॉल हैंगिंग्स, लैम्प शेड्स आदि पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में प्रसिद्ध हैं। उसके बाद हम अब कोणार्क सन टेम्पल में पहुंच गए हैं, जो कि लगभग 60 किलोमीटर तो भुवनेश्वर से पड़ता है और यहाँ से पूरी लगभग 35 किलोमीटर दूर है। कोणार्क सन टेम्पल 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था, गंगा डायनेस्टी के राजा नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा, और ये सूर्य भगवान को एक समर्पित मंदिर है और हिंदू उड़िया आर्किटेक्चर स्थापत्य कला का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ये कलिंगा आर्किटेक्चर और आर्टिस्टिक एक्सेलेंस का एक अनूठा ही उदाहरण है। मंदिर के प्रांगण में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का एक इंटरप्रिटेशन सेंटर है, कोणार्क इंटरप्रिटेशन सेंटर। इसमें इस मंदिर के बारे में और यहाँ के स्थापत्य कला, इतिहास, आर्कियोलॉजी के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी एकत्रित की गई है और हर एक विजिटर को वहाँ अवश्य जाना चाहिए मंदिर के भ्रमण करने से पहले। उसमें दी गई जानकारी के अनुसार जो ड्राइंग्स हमने वहाँ पर देखी हैं, उसमें मंदिर जब प्रारंभ में बनाया गया होगा, वह उसमें पूरे चारों अवयव बनाए गए थे, जिनमें कि विमान और जो इसका अवयव है गर्भगृह, मुख्य मंदिर, जो कि एक टॉलेस्ट बिल्डिंग रही होगी लगभग 230 फीट की, वो बताते हैं कि 15वीं सेंचुरी टू 17वीं सेंचुरी के बीच में नष्ट हो गई, गिर गई, जिसका कारण कुछ लोग तो प्राकृतिक कारणों की बात बताते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि इस पे देश के अंदर ही कुछ आक्रांताओं ने उसको नष्ट कर दिया था। बाद में 19वीं सेंचुरी में इसको ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया और इसको फिर रेस्टोरेशन के प्रयास किए गए। लेकिन रेस्टोरेशन के इस प्रयास में अब जो अवशेष हैं, उनमें मुख्य रूप से जो जगमोहन है या जिसे मुखशाला कहते हैं, वो है, जो कि सूर्य के रथ में के शेप में है, जिसको कि हॉर्सेस के द्वारा 7 हॉर्सेस के द्वारा खींचा जा रहा है। हॉर्सेस भी कुछ क्षत विक्षत हो गए थे और इसमें 12 पेयर्स ऑफ व्हील्स हैं, जो कि 12 महीनों के प्रतीक माने जाते हैं। बताया जाता है कि इसको पुराने समय में जो मैरिनर्स होते थे, इसको ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते थे। इस हॉल में प्रदर्शित ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स, स्केचेस, फोटोग्राफ और टेक्स्ट को देख करके ये पता चलता है कि कलिंग निर्माण शैली भारत की अन्य प्रमुख निर्माण शैलियों जैसे कि नागर, वेसर व द्रविड़ से बिल्कुल अलग है, स्वतंत्र है। इनमें मंदिर 3 प्रकार के हैं, जो कि रेखा, पीड़ा और खाकरा के नाम से जाने जाते हैं। रेखा मंदिर वक्र, रेखीय या कर्विलीनियर आकृति का होता है, जबकि पीड़ा वाले मंदिर पिरामिडल शेप में होते हैं, उनका शेप, और खाकरा जो है सेमी सिलेंड्रिकल रूफ होती है। इसमें रेखा मंदिरों में लिंगराजा मंदिर जो भुवनेश्वर में देखा है, वो प्रमुख उदाहरण है। और जो ये
सन टेम्पल का अवशेष है, सूर्य रथ, जो कि पिरामिडल शेप में है या पीड़ा वाली शेप में बना हुआ है। इस हॉल में प्राचीन स्थापत्य कला, कलिंगा शैली की, और जो मूर्ति कला उस समय विकसित हुई और अपने शिखर तक पहुंच गई, उसके बारे में बहुत ही रोचक जानकारी संकलित की गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक थिएटर भी है, जिसमें कि इससे संबंधित फिल्म्स भी देखी जा सकती हैं। इस कोणार्क सूर्य मंदिर का प्रथम दर्शन करते ही विजिटर्स एकदम रोमांचित हो जाते हैं। इस मंदिर की जो विशेषता ये है कि ये आइकोनोग्राफी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हिंदू वेद शास्त्रों में आइकोनोग्राफी यानी छवि या इमेजेस में सूर्य भगवान को 7 श्वेत अश्वों के रथ में सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होते हुए दिखाया जाता है, जिसका के साथ सारथी अरुण है और उषा और प्रत्युषा देवियाँ सूर्य भगवान के दोनों तरफ अपने हाथों में धनुष बाण लिए हुए दर्शाई जाती हैं, जो कि अंधकार को समाप्त करने का प्रतीक है। सूर्य भगवान को रथ में कमल का पुष्प लिए हुए दर्शाया जाता है। जो सूर्य रथ के 7 अश्व हैं, उनका नाम ग्रंथों में गायत्री, बृहति, उष्णीय, जगति, त्रिष्टुभ, अनुष्टुभ और पंक्ति अंकित किया गया है। जो मुख्य द्वार है उसमें लाइफ साइजेस जो मूर्तियां हैं, उनमें प्रमुख हैं कि जो सिंह हाथी को हराता हुआ और किसी स्थान पे हाथी जो है डेमन को हराता हुआ दिखाया गया है। अभी जिस स्ट्रक्चर में हम प्रवेश कर रहे हैं वह नाट्य मंदिर है, जो कि मुख्य मंदिर व जगमोहन यानी कि असेंबली हॉल के पूर्व दिशा में पड़ता है और काफ़ी हद तक अभी तक सुरक्षित है। इसमें सुंदर मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई हैं, जिनका कि नाट्य कला और संगीत से संबंध है, जिसमें कि पुरुष और महिला म्यूजिशियंस कई प्रकार के वाद्य यंत्रों के साथ में दिखाए गए। इसके अगर दक्षिण दिशा में देखें तो कुछ प्राचीन और चौकोर प्लेटफॉर्म के अवशेष नज़र आते हैं। पुराने अभिलेखों के अनुसार मुख्य मंदिर व नाट्य मंदिर के मध्य एक अरुण स्तंभ हुआ करता था, जो कि अब नहीं है, क्योंकि इसे 18वीं सदी में, जबकि संघर्ष और युद्धों का दौर चल रहा था भारतवर्ष में, तो उस समय मुग़ल आक्रांताओं से बचाने के लिए मराठा रूलर्स के द्वारा इसको श्री जगन्नाथपुरी शिफ्ट कर दिया गया था। जगमोहन या असेंबली हॉल जो अंदर की तरफ अब दिख रहा है, वो रथ के रूप में बनाया गया है, जिसको कि पीड़ा देवल कहा जाता है। और ये इसका जो नीचे का स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर शेप में है, जबकि टॉप जो है पिरामिड की शेप में है। उसके साथ ही मुख्य मंदिर या बड़ा देवल हुआ करता था, जिसका कि ऊंचाई कभी 229 फीट बताई गई है। यह रेखा शैली या कर्विलिनियर शैली में बना हुआ था। नाट्य मंदिर या जगमोहन के साउथ साइड में कुछ पुराने अवशेष दिखाई देते हैं,
और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम परिक्रमा करें तो यहाँ पे एक हॉर्स का स्कल्पचर दिखाई देता है पहले। उसके बाद माया देवी मंदिर है। माया मंदिर के पीछे एक पुरानी एंशिएंट ब्रिक्स का बना हुआ टेम्पल है। और उसके बाद परिक्रमा करते हुए जब हम नॉर्थ की तरफ आते हैं तो वहाँ भी कुछ पुराने अवशेष हैं। एलिफेंट का एक बड़ा सा स्टेचू है। पीड़ा देवल या जगमोहन की दक्षिण दिशा में अभी भी भोग मंडप के अवशेष दिखाई दे जाते हैं। भोग मंडप वह स्ट्रक्चर था जहाँ के देवी देवताओं के लिए भोग का। नाट्य मंदिर में मुख्यतः म्यूजिशियंस को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में और अप्सराओं को डांस के विभिन्न मुद्राओं में उत्कीर्ण किया गया है। वहीं दूसरी ओर जगमोहन में सामान्य जनजीवन से संबंधित मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई हैं, जैसे कि स्त्रियाँ कई प्रकार की भाव भंगिमा में दिखाई गई हैं, जैसे खिड़की से बाहर देखते हुए, दर्पण में निहारते हुए, केशों को संवारते हुए, मेकअप करते हुए और पेट से खेलते हुए या वाद्य यंत्रों को बजाते हुए। इसके अलावा कुछ प्रमुख अन्य मूर्तियां हैं, जैसे कि माँ पुत्र को आशीर्वाद देते हुए, तीर्थ यात्रा पर जाते हुए, गुरु शिष्य परंपरा, योगी आसन, शूरवीरों का भी चित्रण किया गया है। और इसके अलावा एक वृद्ध स्त्री स्ट्रिक से सारे जाती हुई भी दर्शाई गई है। दूसरी मंजिल में मुख्यतः डिवाइन स्कल्पचर्स हैं, जिनमें कि देवी देवताओं की मूर्तियाँ, दुर्गा, महिषासुर वध, विष्णु भगवान अपने जगन्नाथ रूप में दर्शाए गए हैं। और कुछ अन्य जो दैवी स्कल्पचर हैं उनमें विष्णु, शिवा, गजलक्ष्मी, पार्वती, कृष्ण, नरसिंह आदि देवताओं को उत्कीर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त इंद्र, अग्नि, कुबेर, वरुण, आदित्य आदि देवताओं को भी दूसरी मंजिल में उत्कीर्ण किया गया है। हिस्टोरियन हार्ले के अनुसार पूरा जो कॉम्प्लेक्स है उसकी लंबाई चौड़ाई 860 फीट बाई 540 का विस्तार है और 3 तरफ इसके गेट हैं। मंदिर में और टेरेसेस में शिल्पकला के अनूठे मूर्तियाँ अंकित की गई हैं, उत्कीर्ण की गई हैं, जिसमें कि पुरुष व महिला म्यूजिशियंस हैं, कई प्रकार के वाद्य यंत्रों के साथ में अप्सराएँ हैं तथा रोज़मर्रा के जीवन को दर्शाने वाले मूर्तिकला अंकित की गई है, जिसमें कि इसके अलावा पशु, पक्षी, जलचर भी उत्कीर्ण किए गए हैं। मोल्डिंग्स में और कार्विंग्स में ज्योमेट्रिकल पैटर्न और प्लांट मोटिव्स हैं। हाथी, मार्च करते हुए सैनिक, शिकार के सीन, कारवां आदि कार्व किए गए हैं। सन चैरियट या सूर्य रथ के जो 12 पेयर ऑफ व्हील्स हैं, 24 व्हील्स हैं, वो स्थापत्य कला और आइकनोग्राफी का बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ये प्रत्येक व्हील 12 फीट डायमीटर में बताया जाता है और रथ को 7 हॉर्सेस से खींचा हुआ दिखाया जाता है।
ये जो 7 हॉर्सेस हैं वो सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक हैं, और जो 24 व्हील्स हैं वो वर्ष के अंदर जो 24 फोर्टनाइट्स होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के प्रतीक हैं। इसके साथ साथ ये 24 आवर्स का जो दिन होता है और 8 जो प्रहर होते हैं उसका भी प्रतीक है। ये जो पूरी आइकनोग्राफी है वो सन का जो मूवमेंट होता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, उसको दर्शाता है। ये हमारे टूर गाइड साहब आ गए हैं जो कि हमें याद दिला रहे हैं कि हमें अब लाइट एंड साउंड शो के लिए टिकट खरीदने की लाइन में लगना है। टिकट खरीदने के पश्चात हमने ये शो देखा। बहुत ही रोचक और बहुत ही इम्प्रेसिव शो है और इसको विजिटर्स को अवश्य देखना चाहिए। इसके पश्चात हम चंद्रभागा बीच पे जाएंगे नाइट को और रात्रि विश्राम के लिए पूरी चले जाएंगे। तो अपने व्लॉग को मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले व्लॉग्स की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।